हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को एमएससी फिजिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक कराने जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उन सबको करने से पहले ये डेरिवेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको समझे बगैर बाकी कोई भी डेरिवेशन समझना आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको एमडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। मैक्सवेल के नाम से भी जानते हैं और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन दोनों के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं। ये एक फंक्शन हमें इसमें डिराइव करना है। वो फंक्शन ये बताएगा कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनकी डिफरेंट एनर्जीज है। तो कितने पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है या इतनी एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स हैं, उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव किया गया। उसी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंग्विशेबल n पार्टिकल्स। हमें एक सिस्टम कंसीडर करना है, उसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। और उस n पार्टिकल्स में जो है वो सिमिलर तो हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है। यानी उनको अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्टिकल्स को। इसलिए लिखा गया कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंग्विशेबल n पार्टिकल्स। हमने n पार्टिकल्स ले लिए। अब द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू k सेल्स। जैसे आपके सामने ये एक सिस्टम मैंने बना दिया है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं और इनको k सेल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ सेल है, ये ith सेल है और ये लास्ट kth सेल है। जो फर्स्ट सेल है मान लेते हैं उसमें n1 पार्टिकल्स हैं, सेकेंड सेल में n2 पार्टिकल्स हैं, थर्ड सेल में n3 पार्टिकल्स हैं। ऐसे ये बहुत सारे सेल्स में पूरे सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है। ith सेल में ni पार्टिकल्स हैं और kth सेल में nk पार्टिकल्स हैं। अब हमें क्या एक और चीज यहाँ पर क्या देखना है कि जो ये n1 पार्टिकल्स हैं फर्स्ट सेल में, सबकी एनर्जी E1 है। जो ये n2 पार्टिकल्स हैं सेकेंड सेल में, सबकी एनर्जी E2 है। और जो ये थर्ड सेल में n3 पार्टिकल्स हैं, सबकी एनर्जी E3 है। इसी तरह ith सेल में ni पार्टिकल्स हैं और वो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी Ei है। और जो ये kth सेल है उसमें nk पार्टिकल्स हैं और उन सबकी एनर्जी Ek। तो हमें यही निकालना है कि अगर ये ni पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी सबकी Ei है, तो ये ni को Ei के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यानी हमें किसी भी सेल की अगर एनर्जी पता है तो उस सेल में कितने पार्टिकल्स हैं उसको कैसे डिराइव करेंगे। उसी का जो फंक्शन हम डिराइव करेंगे वो मैक्सवेल ने सबसे पहले डिराइव किया था और बोल्ट्जमैन ने भी, दोनों ने एक दूसरे की मदद से की थी। तो इसीलिए इसका नाम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंग्विशेबल n पार्टिकल्स। द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू k सेल्स 1 2 3 ik। देयर आर n1 n2 n3 ni nk पार्टिकल्स इन दीज सेल्स। ये जो सेल्स हैं इसमें कितने पार्टिकल्स हैं विथ एनर्जीज, और उनकी एनर्जीज कितनी हैं रेस्पेक्टिवली। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश प्लस ni प्लस डैश 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 प्लस nk। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सम करके किसके बराबर आएगा? n के।
इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिग्मा Ni लिख सकते हैं। सिग्मा Ni का मतलब ही हुआ N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ I इक्वल टू 1 to k आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो उसका वही मतलब होता है। इसको हम सिंपली सिग्मा Ni भी लिख देते हैं तो भी इसका मतलब वही समझा जाता है कि इन सबका सम, और ये टोटल कितना होगा, n के बराबर होगा। ये आपको समझना है कि ये n की वैल्यू इतनी हो गई। तो ये जब n की वैल्यू इतनी हो गई तो ये n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो n इक्वल टू ये सिग्मा Ni, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। n इक्वल टू सिग्मा Ni, ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पर मान लिया। U इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U इक्वल टू, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, तो U इक्वल टू मान लेते हैं कि इसमें N1 पार्टिकल्स हैं और सबकी एनर्जी E1 है, तो इस सेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी N1 E1। उसी तरह सेकेंड सेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, N2 E2। एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है और इसमें N1 पार्टिकल्स हैं तो इनकी एनर्जी हो गई N1 E1। उसी तरह इसमें N2 पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल की एनर्जी E2 है तो उसका क्या हो जाएगा, N2 E2। उसी तरह ये N3 E3 प्लस डैश 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 प्लस Ni EI प्लस डैश लास्टली Nk Ek। तो इन सब का सम टोटल एनर्जी U होगा और इसको हम सिग्मा Ni EI भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 to k। यहाँ I लिखना जरूरी होता है, I इक्वल टू 1 to k लिखें या ना लिखें लेकिन I यहाँ देना जरूरी होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I Ni EI। ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, जो कि दोनों ही कांस्टेंट हैं, n भी कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है। n एंड u आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट फिक्स हैं। ये उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं और उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, ये फिक्स, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W। W इक्वल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अलग अलग बुक में इसको अलग अलग डेनोशन भी दिया जा सकता है, किसी बुक में P भी लिखा हुआ हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। W इक्वल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये मेन पॉइंट है। तो ये होता है कि जो वो सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं और उसमें k सेल्स हमने लिया है, फर्स्ट सेल में N1 पार्टिकल्स, सेकेंड सेल में N2 पार्टिकल्स, तो वो जो पार्टिकल्स का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने तरीके से हो सकता है, ये है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n particles in k cells in such a way that there are N1 particles in the first cell, N2 particles in the second cell and so on। तो
तो अगर फर्स्ट सेल में n1 पार्टिकल्स हैं, सेकंड सेल में हमें n2 पार्टिकल्स रखने हैं और इसी तरह से करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n पार्टिकल्स इन k सेल्स कैसे होगा। अगर ये k सेल्स का बाउंडेशन नहीं होता, n पार्टिकल्स को आपको रख देना होता पूरे सिस्टम में, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पार्टिकल्स फैक्टोरियल n होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, फैक्टोरियल n। लेकिन अगर k सेल्स आ गया, n1 पार्टिकल्स को हमें फर्स्ट सेल में रखना है, n2 पार्टिकल्स को हमें सेकेंड सेल में रखना है, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल डैश 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 nk फैक्टोरियल से। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है और आपके पास 2 सेल हैं, ठीक है, ये 2 सेल है, इसमें हमें 3 पार्टिकल लेने हैं और इसमें 1 पार्टिकल लेना है। अगर ये कंडीशन नहीं होता, आपको 4 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करना होता, तो फैक्टोरियल 4 हो जाता। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आती है, जिसकी वैल्यू 24 आती है। 24 तरीके से हम 4 पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। बट अगर हमें ये 2 कंटेनर दिए हुए हैं, 2 सेल दिए हुए हैं और 3 पार्टिकल यहाँ लेना है, 1 पार्टिकल यहाँ लेना है, तो आप कोई भी एक पार्टिकल को यहाँ लेंगे। जैसे मान लेते हैं A है, B है, C है, D है, E है। अगर इसमें से किसी A को हमने यहाँ लिया, तो A B C D है, तो हमने अगर A को यहाँ ले लिया तो B C D को इसमें लेंगे। अब अगर हम B को यहाँ ले लेते हैं तो A C D को यहाँ लेंगे। तो इस तरह इसमें हमारे पास 4 तरीके बन जाते हैं। A को ले सकते हैं, या B को, या C को, या D को। तो इसमें 4 ही तरीके बनते हैं। बाकी जो 3 बचेंगे उसको तो इसमें लेना ही लेना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। तो ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करके क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो जब 2 कंटेनर की बात आ गई, तो फिर इसमें उनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर रहे हैं वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जिसके कारण इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपस में जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं उससे वो डिवाइड हो जाता है। तो K सेल्स में n पार्टिकल्स को, जहां n1 पार्टिकल्स को फर्स्ट सेल में रखना है, n2 पार्टिकल को सेकेंड सेल में रखना है, तो उसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो निकालने का, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आप 11th क्लास में ये पढ़े होंगे, उसी तरीके से ये निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में होता है तो जिस तरह सिग्मा एडिशन का सिंबल होता है, उसी तरह मल्टीप्लाई का भी एक सिंबल होता है, उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ I दे देंगे और n का ni का फैक्टोरियल, मतलब ये प्रोडक्ट में सारे टर्म है, तो इसको ni का फैक्टोरियल पाई i लिख सकते हैं। I इक्वल टू 1 to k इसका मतलब हुआ, और ये n का फैक्टोरियल है। तो ये हमारा W निकल गया। अब हम जो W है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये भी फिक्स होती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अब हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए। तो लॉग जब लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जैसे ही दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो लॉग W इक्वल टू, डिवाइड में लॉग माइनस हो जाता है, तो लॉग n फैक्टोरियल माइनस लॉग प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 n3 फैक्टोरियल्स। अब देखिए लॉग n फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग n फैक्टोरियल माइनस, प्रोडक्ट का रूल होता है, मान लेते हैं बहुत सारे टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में है, ये सारा है, ये पाई का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमने दिया है
सिंबल ये प्रोडक्ट का है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट में हैं, उनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जब ये चीज़ यहाँ लेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट में है, तो लॉग जब प्रोडक्ट के में टर्म्स होते हैं उसका लॉग लिया जाता है तो वो सारे ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आई लॉग ni फैक्टोरियल, यानी इसका मतलब हो गया लॉग n1 फैक्टोरियल प्लस लॉग n2 फैक्टोरियल प्लस लॉग n3 फैक्टोरियल। जब इसका हम लॉग लेंगे तो ये लॉग n1 प्लस लॉग n2 फैक्टोरियल प्लस लॉग n3 फैक्टोरियल ये सारे प्लस में आ जाएंगे। तो इसलिए ये प्रोडक्ट का नोटेशन हटके क्या नोटेशन आ जाएगा, यहाँ सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा हो गया ये लॉग ni फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे कि लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी टर्म्स का अगर फैक्टोरियल का, जैसे लॉग x फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x log x माइनस x। इसको हम स्टिरलिंग्स फॉर्मूला कहते हैं, स्टिरलिंग्स फार्मूला। तो हम इस स्टिरलिंग्स फार्मूला की मदद से कोई बड़े नंबर का फैक्टोरियल का लॉग निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल है और फिर उसका लॉग है, तो इसको निकालना बहुत टफ होगा, तो इसको स्टिरलिंग फार्मूला से निकालते हैं, जो एक अप्रोक्सीमेशन है, बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन 99.99% ये करेक्ट होता है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करेंगे, स्टिरलिंग्स फार्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। तो लिखेंगे यूजिंग स्टिरलिंग्स फार्मूला वी गेट, या फिर स्टिरलिंग्स अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं। तो जब हम स्टिरलिंग्स फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग W इक्वल टू ये हो जाएगा n log n माइनस n, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा ni फैक्टोरियल ni log ni माइनस ni, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n log n माइनस n माइनस सिग्मा ni log ni माइनस सिग्मा ni। और आप याद कीजिए इक्वेशन 1 हमारा क्या था, सिग्मा ni इक्वल टू n। सिग्मा ni का मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk, और वो सारा ऐड करके इसके बराबर होता है n के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा n log n माइनस सिग्मा ni log ni। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू होता है सिग्मा ni, तो n इक्वल टू सिग्मा ni होता है, तो ये सिग्मा ni n से कट गया, तो ये log w की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। w की मैक्सिमम वैल्यू के लिए log w भी मैक्सिमम होना चाहिए, और log w की मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ हम डेल्टा स्मॉल डिफरेंशिएशन का टर्म डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, तो हम दोनों तरफ डेल्टा लगाएंगे, जिसका मतलब स्मॉल चेंज भी होता है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W या थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी, डेल्टा लॉग W मस्ट बी इक्वल टू 0। और डेल्टा लॉग W यहाँ से क्या आएगा, तो डेल्टा लॉग W तो इसमें भी आ जाएगा डेल्टा n log n माइनस डेल्टा सिग्मा i सॉरी, इसके बाद आ जाएगा सिग्मा i डेल्टा
ni log ni। तो ये डेल्टा लॉग W इक्वल टू डेल्टा n लॉग n माइनस सिग्मा डेल्टा ni लॉग ni आ गया। अब यहाँ गौर करेंगे कि ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमने W लिया है, तो W के मैक्सिमम वैल्यू के लिए log W ही मैक्सिमम होना चाहिए, और log W मैक्सिमम तब होगा जब उसमें स्मॉल चेंज जो हम लेंगे वो इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन में ही होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हुआ dy इक्वल टू 0, यानी इसमें स्मॉल चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो जब इसमें स्मॉल चेंज इक्वल टू 0 होगा तो एक और बात यहाँ पर सामने आपके आ रही है कि जो ये डेल्टा n log n है, n तो कांस्टेंट है, पहले ही बताया जा चुका है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि डेल्टा, दिस इंप्लाइज दैट 0 माइनस सिग्मा i डेल्टा ni log ni इक्वल टू 0। ये भी 0 हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या मिला, तो अब हमें इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा सिग्मा i डेल ni log ni इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक तरह का डिफरेंशिएशन है, ये दो फंक्शन है। अगर हम, आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे y इक्वल टू यू वी है, तो dy बाई डी एक्स करते हैं तो इसको एक फॉर्मूला होता है u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो अगर dy बाई डी एक्स 0 है तो ये dx कट गया, तो ये dy इक्वल टू क्या हो गया, u dv प्लस v du। तो dy 0 मतलब u dv प्लस v du 0। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर y इक्वल टू यू वी है, ये है u और ये है v, ये हमारा u है और ये है हमारा v, और इसका डेल्टा मतलब ये dy समझिए, ये पूरा क्या है, ये y है जिसमें दो टर्म है, एक u है और एक v है। तो डेल u v, इसी तरह डेल y इक्वल टू u dv प्लस u डेल v प्लस v डेल u। देखिए यहाँ ध्यान से कि dy इक्वल टू u dv प्लस v du है, तो उसी तरह dy है तो यहाँ डेल y लिखेंगे तो u डेल v प्लस v डेल u। अब ये y क्या है, uv है, तो डेल uv इक्वल टू क्या हो गया, u डेल v प्लस v डेल u। ठीक है, ये है, ये चीज हमें करना है यहाँ। तो ये हमारा u है और ये हमारा v है, तो उसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा i ni डेल log ni प्लस एक बार log ni बाहर आ जाएगा डेल ni, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। अब अगर हम log ni का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/ni डेल ni। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ dy है, इसको हम dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमने लिखा है डेल log ni, तो इसको हम डेल log ni अपॉन डेल ni इंटू डेल ni लिख सकते हैं। अब ये हो गया d log x बाई डी एक्स, जो कि 1/x होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ni हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा i ni, ये डेल log ni जो है ये हो जाएगा 1/ni डेल ni। यहां से देखिए डेल log x बाई डी एक्स क्या होता है, 1/x होता है, ये 1/ni डेल ni हो गया। डेल log ni था तो डेल log ni को हम डेल log ni अपॉन डेल ni इंटू डेल ni लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये dy बाई डी एक्स के, ये d log x बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, तो d log x बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x होता है, तो ये 1/ni हो गया।
तो ये 1/ni और ni कट जाएगा और ये डेल ni हो गया, अब प्लस लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। अब देखिए ये कट गया तो ये क्या आ गया, सिग्मा i डेल ni और प्लस सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। अब अगर हम डेल ni की बात करें, इसमें सिग्मा है तो ये डेल अगर बाहर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, डेल सिग्मा i ni प्लस सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। अब ये डेल, ये ni का सम जो है टोटल ये कैपिटल N होता है, प्लस सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। n तो कांस्टेंट है तो इसका स्मॉल चेंज 0 होगा, तो ये क्या आ गया 0 प्लस सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू सिग्मा i लॉग ni डेल ni इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आया और दो इक्वेशन हमारे पास पहले से आ चुका है n इक्वल टू कॉन्स्टेंट से और एक u इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो n इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हमारा सिग्मा ni था और u इक्वल टू कॉन्स्टेंट से सिग्मा ui ei था। उन तीनों इक्वेशन की हेल्प से अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिराइव कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन था, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे यहाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड जो हमारा इक्वेशन था वो था कि n इक्वल टू सिग्मा ni जो कि कांस्टेंट है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेल n इक्वल टू सिग्मा डेल ni। तो अगर ये n कांस्टेंट है तो उसमें स्मॉल चेंज क्या होगा, 0 होगा। n इक्वल टू सिग्मा ni, ये इक्वेशन 1 में हमारा आया था। दोनों तरफ अगर स्मॉल चेंज लेंगे डेल n इक्वल टू सिग्मा डेल ni, तो ये डेल n की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसलिए सिग्मा डेल ni इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये सिग्मा डेल ni इक्वल टू 0 हो गया। ये एक नया इक्वेशन यहाँ हमें मिल गया कि सिग्मा डेल ni इक्वल टू 0। एंड हमने ये भी देखा था कि टोटल एनर्जी जो थी वो सिग्मा ei ni थी। तो इसमें भी अगर स्मॉल चेंज लें डेल्टा u, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा i डेल ei ni। तो ये भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्यों इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इक्वल टू 0 होगा क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो उसमें स्मॉल चेंज हम लेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डेल यू 0 हो जाएगा, तो सिग्मा आई डेल ei ni इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में बीटा से, और फिर ये इक्वेशन 3 में इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम इस इक्वेशन को 4 मान लें और इस इक्वेशन को 5 मान लें, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई अल्फा एंड इक्वेशन 5 बाई बीटा एंड देन एडिंग देम टू इक्वेशन 3 वी गेट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by alpha equation 5 by beta and then
adding them to equation 3 we get। अब यहाँ देखेंगे ये जो अल्फा और बीटा है इनको लैग्रांजेस मल्टीप्लायर कहते हैं और इनके बारे में मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा। आप बस यहाँ याद रखें कि इसको हमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अल्फा डेल्टा एन आई। इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा आई ई आई बीटा ई आई डेल्टा एन आई। आप कहेंगे कि ये डेल्टा ई आई एन आई है, डेल्टा एन आई डेल्टा उधर कैसे चला गया? तो जो किसी एक सेल की अगर हम बात करेंगे, ये ith सेल में एन आई पार्टिकल्स हैं, तो उस सेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी एनर्जी सेम है ई आई। अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है। तो दिए गए सेल के लिए जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, इसलिए उसके लिए वो कांस्टेंट होगा, तो वो बाहर आ जाएगा, डेल्टा एन आई हो जाएगा। तो इसमें बीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, प्लस सिग्मा आई लॉग एन आई डेल एन आई इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्योंकि ये 0 है तो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 0 है इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 आएगा और वो भी 0 है, तीनों को ऐड करके भी 0 आएगा। और सबका डेल्टा एन आई अगर हम कॉमन ले लें, सिग्मा आई भी कॉमन ले लें, तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस लॉग एन आई डेल्टा एन आई तो हमने कॉमन ले लिया, तो लॉग एन आई बीटा ई आई प्लस लॉग एन आई इक्वल टू 0। तो अगर ये वैल्यू यहाँ आ गया हमारा डेल्टा एन आई, तो ये डेल्टा एन आई भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, सिग्मा भी सबका एक साथ ले लिया इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस लॉग एन आई इक्वल टू 0। अब ये लॉग एन आई क्या हो जाएगा, तो ये लॉग एन आई जो है वो इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई हो जाएगा। अब यहां से लॉग हटाएंगे तो ये एन आई कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। इसका मतलब एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो ये एन आई इक्वल टू 1/a e टू द पावर माइनस बीटा ई आई is called Maxwell-Boltzmann distribution function, MB distribution function। ये हमारा MB डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिराइव हो गया। और वेयर ए क्या है, तो ए हमारा क्या है, तो वेयर ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा को, सॉरी ई टू द पावर अल्फा को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ई टू द पावर जो अल्फा की वैल्यू है उसको हमने यहाँ ए मान लिया। तो ये हुआ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो डेरिवेशन है इसको जब आप समझ लेंगे अच्छे से तो इसके बाद की जो वीडियोज है वो समझ में आएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा वो आएगा पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स पार्ट 1 पेपर 4 है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। उस पेपर 4 में पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो लगभग हर बार आता है और वो आना ही आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा पार्टीशन फंक्शन पर ही होगा।
तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू।